जो माजी के अंदर जब जब डीजी आईएसआई जो हैं वो तैनात हुए हैं, किस तरह तैनात हुए, किस तरह रिपोर्टिंग होती रही है, कब कब वजीर आजम से मुशावरत के उस सारे अमल को एक्चुअली रिपोर्ट भी किया गया और कब कब नहीं किया गया। दो ऐसी तैनातियां हैं, एक तो आर्मी चीफ की और एक डीजी आईएसआई की। 14 साल के अंदर जो मुख्तलिफ डीजी आईएसआई आए हैं, जितने भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं मैं आपके सामने रखता हूं और आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल हमने एक वीलॉग किया था और हमने आपको बताया था कि जो नए डीजी आईएसआई हैं उनकी तैनाती के हवाले से क्या क्या सरगोशियाँ हो रही हैं, क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं, और वो मामला जो है वो आज भी सहाफ़ती हलकों में ऑब्वियसली डिस्कस होता रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो डिस्कस होता रहा। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए, कई इसके ऊपर वीलॉग्स किए गए। अच्छा, इसके ऊपर एक तो पॉइंट ये था कि अगर जो माजी के अंदर जब जब डीजी आईएसआई जो हैं वो तैनात हुए हैं तो उस वक्त किस तरह तैनात हुए, किन हालात में हुए और उसको रिपोर्ट किस तरह किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो आपको काफ़ी हद तक समझ आती है कि ये बेसिकली ये तैनाती होती किस तरह है। ये तैनाती मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर अगर दो ऐसी तैनातियां हैं, एक तो आर्मी चीफ की और एक डीजी आईएसआई की, ये ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। और हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन पूरे पाकिस्तान का जो भी सिनेरियो होता है उसके अंदर इन दो तैनातियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। ठीक है, मैंने बैठ के थोड़ा सा डेटा निकाला है और ये डेटा तकरीबन पिछले 14 साल का है। 14 साल के अंदर जो मुख्तलिफ डीजी आईएसआई आए हैं, जब जब उनकी अनाउंसमेंट्स हुई हैं तब तब उनकी तैनातियाँ जो है वो अनाउंस हुई हैं और उसके बाद उसको जो अगले दिन रिपोर्ट किया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया था कि ये अनाउंसमेंट्स हमेशा आईएसपीआर की तरफ से ही होती हैं, हमेशा आईएसपीआर की तरफ से होती हैं। उससे पहले हमेशा मीडिया के अंदर जो स्पेकुलेशन ज़रूर ऑब्वियसली होती रही है, जी वो फेवरेट हैं, वो फेवरेट हैं, हो सकता है ये लग जाएँ वो लग जाएँ, लेकिन हमेशा अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आईएसपीआर की तरफ से ही होती है। आप जितने भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं मैं आपके सामने रखता हूं और आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास जो सबसे पहली अनाउंसमेंट है वो है अक्टूबर 2007 की। ये एक्चुअली इसकी जो खबर रिपोर्ट हुई थी वो रिपोर्ट हुई थी 22 सितंबर 2007 और बेसिकली 21 सितंबर 2007 को ऑब्वियसली अनाउंसमेंट होगी तो अगले दिन जो है वो अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज, इनको डीजी आईएसआई जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो अगले दिन जब इनके हवाले से खबर आई तो उसकी सबसे पहली ऊपर जो हेडिंग थी वो ये थी, आईएसआई चीफ और कोर कमांडर रावलपिंडी तब्दील, 6 मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। और इसके साथ ही साथ ये, अच्छा ये जेन में रखिएगा, ये दौर जो है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर है। ठीक है, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर चल रहा है। तो इस सिलसिले में जो अनाउंसमेंट हुई वो उसमें लिखा गया कि जी पाक फौज के 6 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल तारिक मजीद और डायरेक्टर जनरल आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब, जो बाद में आर्मी चीफ बने, को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह फोर्स कमांडर नदन एरिया मेजर जनरल मोहसिन कमाल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर रावलपिंडी और कमांडर काकूल अकेडमी मेजर जनरल नदीम ताज को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया है। तो ये बेसिकली अनाउंसमेंट थी। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म का कोई ऐसा खबर के अंदर जिक्र नहीं है और इसमें क्लियर कट जो है वो इसमें यही बस बताया गया है कि जी आईएसपीआर की जानिब से जो है वो ये अनाउंसमेंट हुई है। अच्छा, उसके बाद आगे चल के इसमें सदर पाकिस्तान उस वक्त चुके परवेज़ मुशर्रफ साहब थे तो उनका जिक्र जो है वो आता है कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब, मतलब खबर में आगे चल के उनका जिक्र आता है। अच्छा, उसके बाद एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अगला जो फिर उसके बाद जो डीजी आईएसआई बनते हैं वो बनते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है फरवरी 2008 के अंदर और 29 सितंबर 2008 को अहमद शुजा पाशा साहब को जो है वो नया डीजी आईएसआई लगा दिया जाता है, मतलब उसी साल के अंदर।
और उनकी जब अनाउंसमेंट होती है अगले दिन अखबारों के अंदर जब रिपोर्टिंग होती है तो ये 30 तारीख को 29 सितंबर 2008 को उनकी अपॉइंटमेंट होती है। 30 सितंबर 2008 को जो है अगले दिन अखबार में जब रिपोर्ट होता है तो उसमें यही लिखा जाता है कि जी अहमद शुजा को ISI का सरबरा बना दिया गया और रावलपिंडी, गुजरांवाला और कराची के कोर कमांडर्स तब्दील। अच्छा, इसके अंदर भी आगे चल के बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि इसमें लिखा जाता है कि जी पाकिस्तान आर्मी में बड़े पैमाने पर आला सतह तकरीरें अमल में लाई गई। 7 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा को DG ISI बना दिया गया। ये तो स्टार्टिंग है, लेकिन अगर आप इस खबर के एंड के ऊपर आएँ तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। उसमें लिखा हुआ है कि तज्जियाकार का कहना है कि DG ISI की तब्दीली मुल्क में सियासी और जमहूरी तब्दीली की वजह से की गई है। इसको कबल वक्त कहा जा सकता है। उनकी जगह पेशावराना अहमियत के हामिल जनरल अहमद शुजा पाशा को मुकर्रर कर दिया गया है, जो इससे पहले DG मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं और अब तक जितने भी फौजी ऑपरेशंस हो रहे थे उनमें उनका बुनियादी किरदार था। इस पोस्टिंग से यह बात भी साबित होती है कि जनरल कियानी को फौज में तब्दीलियां करने में सिविल हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है, क्योंकि DG ISI की तकर्री की तौसीक वजीर आजम ही करेंगे। अहमद शुजा पाशा साहब को जब DG ISI बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद अहमद शुजा पाशा साहब जब DG ISI बनते हैं तो उसके बाद इसमें एक और डेवलपमेंट ये होती है कि 2011 के अंदर, मार्च 2011 के अंदर उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला होता है। तो इसमें ये खबर के अंदर, डॉन के अंदर ये खबर आती है और उसमें कहा जाता है कि जी अहमद जनरल पाशा जो हैं वो 18 मार्च को जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अहमद शुजा पाशा साहब जो है वो एक्सटेंशन भी ले चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा जाता है कि वो रिटायर हो रहे हैं अनलेस और अनटिल ही इज ग्रांटेड अनदर एक्सटेंशन। और उसके बाद रिपोर्ट होता है 10 मार्च को, यानी कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद ही, कि ISI हेड जनरल पाशा में गेट अनदर एक्सटेंशन। और वो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि उनको जो है वो एक एक्सटेंशन मिल भी जाती है। और उससे पहले इशफाक परवेज़ कियानी साहब जो आर्मी चीफ थे, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो एक एक्सटेंशन दे चुकी थी, 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो दे चुकी थी। तो उसके बाद ये कहा गया कि जी 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो इनको और मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगी। और फिर अहमद शुजा पाशा साहब को जो है अल्टीमेटली 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो और मिलती है। अच्छा, अहमद शुजा पाशा साहब के बाद उसके बाद बारी आती है जी 9 मार्च 2012 को उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को जो है वो ISI का सरबरा जो है वो मुकर्रर किया जाता है। और इसके अंदर भी लिखा, जो पहली लाइन होती है वो जी पाशा को तौसीह ना मिल सकी, लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ISI के नए सरबरा मुकर्रर। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है इस खबर की वो ये कहती है कि फैसला वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में तफसीली मुशावरत के बाद हुआ। जनरल राशिद महमूद का नाम भी आखिरी वक्त तक ज़ेर गौर रहा। मुस्लिम लीग नून का शुजा पाशा को तौसीह ना देने का खैर मकदम। और उसके बाद जब खबर शुरू होती है तो ये लिखा जाता है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम को DG ISI तैनात कर दिया है। मुशावरत का जो पॉइंट है वो इधर भी आता है और मुशावरत का पॉइंट जो है वो पहले भी इसके अंदर आता है। उसके बाद मतलब लिखा जाता है ज़हीरुल इस्लाम इससे पहले ISI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और पेशावराना सलाहियतें रखने वाले सीनियर अफसरान में शुमार किए जाते हैं। और बाकी जो है वो उसकी तफसीलात जो हैं वो आती हैं। बहरहाल उसमें सबसे एंड पे जाके ये आता है कि जी INP के मुताबिक, ये बेसिकली न्यूज़ एजेंसी है, उनके मुताबिक आर्मी चीफ की तरफ से वज़ीर आज़म को 3 सीनियर अफसरान के नाम भिजवाए गए थे, जिनमें से वज़ीर आज़म ने ज़हीरुल इस्लाम का इंतखाब किया। तो ये इसकी डिटेल आती है। अच्छा, उसके बाद आप मज़ीद आगे आ जाएं। इनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बाद रिजवान अख्तर साहब जो हैं, इनकी अनाउंसमेंट होती है 7 नवंबर 2014 को। अब ये यहाँ पे 2014 के अंदर जो है ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ चुकी है, ठीक है। और रिजवान अख्तर साहब को 7 नवंबर 2014 को अपॉइंट किया जाता है DG ISI। खबर आती है अगले दिन, ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने जुम्मे को मुल्क के सबसे बड़े इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचे। अच्छा, इसमें सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, और वो ये है
कि रिजवान अख्तर साहब की जो अनाउंसमेंट थी वो एक्चुअली 7 नवंबर को नहीं, वो 22 सितंबर को हुई थी। जी हाँ, 22 सितंबर 2014 को हुई थी और इन्होंने चार्ज जाके 7 नवंबर को लिया था। मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। ये बेसिकली जब इनकी अनाउंसमेंट हुई थी 22 सितंबर 2014 को, तो उस दिन जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो उसके अंदर बेसिकली जो आप खबर जब सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसमें ये लिखा था कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सबसे पहले तो हेडिंग है रिजवान अख्तर नए DGISI मुकर्रर, और उसके बाद जो खबर आती है उसमें ये लिखा जाता है कि जी लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर की शोहरत गैर सियासी नजरियात की वजह से गैर जानिबदार अफसर की है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ की मुशावरत से तरक्कियों की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुशावरत से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को मुल्क के अहम तरीन इंटेलिजेंस इदारे ISI का सरबराह मुकर्रर कर दिया है, जबकि पाक फौज के मजमूई तौर पर 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दी गई है। सो बेसिकली उसके अंदर भी जो है वो ये रिपोर्ट किया जाता है कि जी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है मुशावरत के बाद DGISI का नाम जो है वो फाइनल हुआ। अच्छा, वो जो मैं आपको बता रहा था कि उसकी वजह क्या थी कि उनका नाम जो है वो उन्होंने क्यों लेट लिया, इसकी वजह ये कि ज़हीरुल इस्लाम साहब जो पहले थे इनसे, उनकी रिटायरमेंट जो है वो जाके नवंबर में हो रही थी। तो वहाँ से जब उनकी इसलिए, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट जो नए DGISI की थी वो एक महीने से भी ज़्यादा वक्त पहले से ही अनाउंस कर दिया गया कि जी ये नए DGISI होंगे। तो ज़हीरुल इस्लाम साहब जाके तकरीबन 7 नवंबर को जाके रिटायर होते हैं। तो 7 नवंबर से उसके बाद रिजवान अख्तर साहब जो हैं वो इस चार्ज को संभाल लेते हैं। ISPR अपनी सिलसिले में प्रेस रिलीज भी जारी करता है, ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख लें। ISPR अपनी प्रेस रिलीज भी जारी करता है इस सिलसिले में। अच्छा, जो आप पूछ रहे होंगे कि पिछले जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसके अंदर ISPR ने प्रेस रिलीज क्यों जारी नहीं की, तो उनका जो बेसिकली डेटा अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर जो हमने जहाँ तक निकाला है उसमें आखिरी जो जहाँ तक मेरा एक्सेस हो सका है वो 2014 तक हो सका। 2014 के पहले के मेरे पास उसका डेटा नहीं है। अच्छा, उसके बाद इनके बाद रिजवान अख्तर साहब के बाद तकरीबन 11 दिसंबर 2016 के अंदर नवीद मुख्तार साहब आ जाते हैं। रिजवान अख्तर साहब के बाद नवीद मुख्तार साहब आ जाते हैं और नवीद मुख्तार साहब के हवाले से जब अगले दिन खबर रिपोर्ट होती है तो यही होता है कि फ़ौज में हम तकरीर नवीद मुख्तार DGISI तैनात, और पाक फौज में DG ISPR समेत आला सतह के तकरीर और तबादले किए गए। इतवार को ISPR से जारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, साबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को DGISI, मौजूदा DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जबकि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मौजूदा सदर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट को कोर कमांडर पेशावर, और उसके बाद मतलब बाकी तफसीलात जो हैं वो शेयर की गई हैं। यहाँ पे मुशावरत के हवाले से कोई सच बातचीत नहीं है जब नवीद मुख्तार साहब को यहाँ पे लगाया गया था। मे भी ज़रूरी नहीं है कि वो हुई हो, लेकिन शायद रिपोर्ट ना हुई है। बहरहाल जो खबर का मतन है वो इस सिलसिले के अंदर ये है। अच्छा, उसके बाद जी 10 अक्टूबर 2018 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब गवर्नमेंट आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर नए DGISI लगाए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी प्रेस रिलीज भी ISPR जो है वो जारी करती है। इनके बारे में भी ये जो रिपोर्टिंग होती है उसमें यही होता है कि जी पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले किए गए, जिनमें हाल ही में 3 स्टार ओहदे पर तरक्की पाने वाले 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की तकरीरियाँ भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI मुकर्रर कर दिया गया है, और उसके बाद बाकी जो तकरीरियाँ वगैरह हुई हैं उसकी डिटेल्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। और इसके अंदर भी एज सच कोई मुशावरत के हवाले से जो डिस्कशन है वो रिपोर्ट इस खबर में कम से कम नहीं होती। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादातर ये जो खबरें हैं ये एक्सप्रेस अखबार से ही मैंने ली हुई हैं, तो जितनी रिपोर्टिंग हुई है मैं आपको वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि सिर्फ 8 महीने के बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को तब्दील कर दिया जाता है और उनकी तब्दीली हो जाती है, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो नए DGISI के तौर पे मुकर्रर होते हैं, और 16 जून 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो तैनात कर दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें भी फिर अगले दिन जब रिपोर्टिंग होती है तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGISI तैनात, पाक फौज में मुतादिल लेफ्टिनेंट जनरल्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। इतवार को पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI, और फिर जो बाकी तैनातियाँ हुई हैं सिर्फ उसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 16 जून 2019 को इनकी तैनाती अनाउंस होती है, और 18 जून को सिर्फ 2 दिन के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है, और वो रिपोर्ट होता है सिर्फ 2 दिन के बाद।
उसके अंदर ये लिखा भी हुआ है, बल्कि मतलब जो रिपोर्टिंग होती है उसमें लिखा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर, कायदे ऐवान सेनेट शिबली फराज, सेनेटर औरंगज़ेब खान औरंगज़ई भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और फिर बाकी लोगों के जो है वो नाम शाम लिखे हुए। सो बेसिकली 2 दिन के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात होती है। और उसके बाद ऑब्वियसली और इसके बाद आप जानते हैं कि 6 अक्टूबर को जो है, मतलब 6 अक्टूबर जो भी गुजरी है, उस दिन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है, जो कोर कमांडर कराची थे, उनको DGI-SI जो है वो अब तैनात कर दिया गया है। अब इस सिलसिले में ऑब्वियसली हमने कल भी ये बात कही थी कि अंडर डिस्कशंस हैं और उसके अंदर बहुत से लोगों ने वीलॉग्स किए, कमेंट्स उन्होंने किए, हर एक की अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी हो उसको देखें। लेकिन इसका बड़ा आसान हल जो है वो इस चीज़ का यही था कि जो भी कोई नोटिफिकेशन है या समरी है जो वज़ीर-ए-आज़म ने जिसके ऊपर साइन करने हैं, उसको आप रिलीज़ कर दें। मेरे ख्याल में कहानी उसमें ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको अभी से ये भी बता दूं कि अब ज़ाहिर बात है इस चीज़ को जितनी देर हो चुकी है, अब अगर ये समरी रिलीज़ होगी भी तो वो जितने ऑब्वियसली जो लोग हैं जो ये इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते रहे, वो ये कहेंगे देखा समरी तो साइन हुई भी थी, तो उसमें ऐसी रौले वाली क्या बात थी, ये तो हो ही जाना था और हो तो चुका है, ये आईनी खामखा बनाया हुआ था। क्वेश्चन ये है कि जब एक चीज़ जो है वो इतनी डिस्कस हो रही है तो उसको उन तमाम हर किस्म की र्यूमर्स को ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को वैसे ही रिलीज़ कर दें, कहानी ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं रहती। माजी के अंदर क्या होता रहा है, माजी में किस तरह रिपोर्टिंग होती रही है, कब कब वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के उस सारे अमल को एक्चुअली रिपोर्ट भी किया गया और कब कब नहीं किया गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में क्या होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में क्या होता था, नून लीग के दौर में क्या होता था, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में किस तरह रिपोर्टिंग हुई है, इस सारे इशू को लेके ये सारा हमने अब आपके सामने रख दिया। अब आगे आप फैसला कीजिएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।